हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रांति कोण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग यानी इसके एप्लीकेशन, और फिर क्रांति कोण से जो फार्मूला डेरिवेशन होगा, क्रांति कोण का जो फार्मूला होता है उसके बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे 2-3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा पढ़ते हैं कि क्रांति कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो इसका डेफिनेशन पहले देते हैं कि क्रांति कोण क्या होता है। तो क्रांति कोण का डेफिनेशन ये होता है कि विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बनाने के लिए, ठीक है, सघन माध्यम में जितने अंश का कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा लेक्चर पहला नहीं देखा है, 2-3 लेक्चर हमने करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्तन की बात होगी। ठीक है, दो माध्यमों का क्या होगा, एक डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम। तो वही बात हो रही है कि क्रांति कोण जो होता है, विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बनाने के लिए सघन माध्यम में जितने अंश का कोण बन जाए वही क्या होता है? हमारा क्रांति कोण हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है डिफिनीशन? विरल, ठीक है, विरल माध्यम में 90 अंश का कोण, ठीक है, कोण बनाने के लिए सघन माध्यम में जितने अंश का कोण बनता है उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसको थीटा सी या सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, ये तो आपका डिफिनीशन हो गया क्रांति कोण। तो यहाँ पे क्रांति कोण और उसके अपवर्तनांक में एक रिलेशन होता है, जो होता है n/1 साइन थीटा सी या 1 साइन सी। और थीटा सी क्या है? ये क्रांति कोण है, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे थीटा सी या सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्रांति कोण, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये जो n है, n जो है डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक है। यहाँ पे हवा और किसी डेंसर मीडियम यानी किसी हवा एक रेयर मीडियम है, हवा और एक सघन माध्यम के, ठीक है, बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हवा के अलावा कोई अन्य सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा n, कौन सा? डेंसर अपान n रेयर इक्वल टू 1 साइन थीटा सी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा सी बराबर हो गया आपका n रेयर अपान n डेंसर। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे 1 कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो अपवर्तनांक लिया गया है, अपवर्तनांक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपवर्तनांक लिया गया है ये डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक है और ये रेयर मीडियम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे साइन थीटा को जब यहाँ पे लिख जाएंगे और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n। तो n क्या है? डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक। तो और रेयर मीडियम का अपवर्तनांक जो होता है, यानी कि एयर की बात की जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर के केस में ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये किसके लिए है? एयर तथा कोई अन्य मीडियम हो जिसका अपवर्तनांक क्या हो? इस एयर से ज़्यादा हो, यानी कि सघन माध्यम के लिए। यानी कि हमारी जो लाइट है एक सघन माध्यम से कहाँ जाती हो? एयर में जाती हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डेरिवेशन करके इसका दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये हमारा हमने एक पैरेलल लाइन खींची, इस पैरेलल लाइन के इधर एक माध्यम होगा और इसके इधर दूसरा माध्यम होगा। ठीक है, तो इधर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई डेंसर मीडियम है। ठीक है, कोई डेंसर मीडियम हमें पता नहीं है, एक जनरल बस मान लेते हैं। ठीक है, तो डेंसर मीडियम तो कुछ भी, वाटर, ग्लास या कोई भी, और इधर हमारा एयर है, ये आप जान लेते रहिए। तो जब एयर है तो इसका अपवर्तनांक देखेंगे तो ये n एयर लिखेंगे ऐसे, तो उसका अपवर्तनांक ये हवा, एयर मीन्स क्या होती है? हवा होती है। तो n एयर का जो होगा वो अपवर्तनांक को कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अच्छा, और इसका क्या होगा? इसका n d कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया डेफिनेशन में कि विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बनाने के लिए सघन माध्यम में जितने अंश का कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो हमारी लाइट जो है, मान लें कि ये हमारे नॉर्मल खींच लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु, ठीक है, ये यहाँ से लाइट जा रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है। ठीक है, वाटर के थ्रू होते हुए। ठीक है, ऐसे गई। अच्छा, आपको पता है कि जब ये आपका डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम, और ये हमारा विरल माध्यम। ठीक है, अब जब लाइट जाएगी तो आपको पता है, हमने पहले ही बता दिया है कि ये क्या होती है? अभिलंब। ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो वो बोला है कि अभिलंब से दूर जाएगी, लेकिन हमें 90 डिग्री का बनाना है, हमें इस तरीके के ले जाना है। तो अगर 90 डिग्री बनाना होगा तो ये लाइट ऐसी चली जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आर, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और ये तब कितना एंगल होगा? इसी को आई को बोलते हैं हम थीटा सी। डिफिनीशन क्या है कि विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सघन माध्यम में जितने अंश का कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब दो माध्यम है, दो पैरेलल लाइन से दो माध्यम अलग अलग सेपरेट हैं, तो उसमें हम स्नेल्स लॉ क्या करेंगे? लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं? आपको बताया था हमने, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। n1 का है कहाँ से लाइट चल रही है, n1 क्या है कि जहाँ से लाइट चल रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक, और n2 का है जिस माध्यम में लाइट गई है उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो n1 क्या है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे n1 बराबर हो गया आपका, ये हो गया n1 और ये हो गया आपका n2। क्लियर है? तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे n1 बराबर nd मतलब कि किसी डेंसर मीडियम का बताना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ग्लास होता तो यहाँ पे मैं G लिखता। ठीक है, अगर वाटर होता तो यहाँ पे W लिखता, यानी कि वाटर का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अब बताइए, ये साइन आई की जगह क्या है? थीटा सी इक्वल n2 की जगह बताओ, n2 की जगह 1 है। देखो एयर के केस में, देखो यहाँ पे अगर
एयर है, इधर एयर अगर है तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो देखो 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा साइन, और आर की वैल्यू 90 डिग्री। देखो तो बताओ साइन थीटा सी इक्वल टू, और साइन 19 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 अपान, तो ये इधर आ जाएगा एन टी। ठीक है, अगर वही एयर नहीं रहता, ये इससे थोड़ा सा इसका रेयर रहता, यानी कि इधर कोई दूसरा मटेरियल ले लिया जाता, तब क्या होता बताओ, तब तो 1 नहीं ना होता, ये तो 1 नहीं होता, तो यहाँ पे 1 नहीं रखते, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर का कि ये हमारा एन रेयर कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा रेयर है। तो यहाँ पे अगर एक फार्मूला तो ये बन गया, जब किसी डेंसर मीडियम से लाइट जाए किसी रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम आपका एयर हो, तब ये फार्मूला बन गया। लेकिन वही अगर कोई दूसरा माध्यम रहता है एयर के अलावा, तब क्या होता, तो हो जाएगा साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन रेयर अपान एन डेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा सी बराबर क्या होता, थीटा सी बराबर साइन इनवर्स एन आर अपान एन डी। ये आपका मस्त वाला फार्मूला हो गया। देखिए क्लियर है, क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। देख लीजिए शुरू से, अगर पूछ देता है पेपर में आ जाता है क्रिटिकल, देखिए इससे ना आपके न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। ये आपको हमने इतने तरीके से बताया है कि आप 12th में भी क्या कर देंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आपको अच्छा से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन पहला है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक आपने फार्मूला का जब डेरिवेशन किया है तो उससे कुछ क्वेश्चन भी करें कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, तो चलिए आपको बताता हूँ। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ग्लिसरीन वायु का क्रांति कोण जो है, ग्लिसरीन और वायु यानी कि डेंसर मीडियम यहाँ पे ग्लिसरीन है, यानी कि सघन माध्यम जो ग्लिसरीन है, और वायु क्या है, विरल माध्यम। तो बोला है कि क्रांति कोण जो दिया है वो कितना दिया है, 43 अंश दिया है। ठीक है, तो ग्लिसरीन का अपवर्तनांक बताना है, यानी कि एन जी लिखेंगे ना, ग्लिसरीन लिखेंगे, एन जी लिखाना है। तो आपको पता है यही हमें फाइंड आउट करो। और क्रिटिकल एंगल कितना दिया है, थीटा सी की वैल्यू कितनी दी है बताओ, ये होगी 43 अंश। तो हमको तो फार्मूला पता है। अब यहाँ पे देखिए एक विरल एक सघन माध्यम ग्लिसरीन है और वायु है। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वायु वाला। तो कौन सा होगा तब, साइन थीटा सी बराबर क्या होगा, 1/n। एन क्या है, डेंसर मीडियम का, तो डेंसर यहाँ पे ग्लिसरीन है, तो यहाँ पे साइन, ठीक है, साइन थीटा सी की जगह रखेंगे 43 अंश इक्वल टू 1/ng। ठीक है, तो बस कुछ करना नहीं है, एन जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 43, और 1/sin 43 की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 0.68, कितना दिया है, 0.68, तो यहाँ पे रखेंगे 0.68, तो कितना, इसको सॉल्व करने के बाद 1.47 आएगा। तो कितना, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.47। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपके 10 में ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आप जब 12th में जाएंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जेईई की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ना बहुत इससे मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी बता दूंगा वैसे भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखो बोला है कि वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण, वायु के सापेक्ष बोला है। ठीक है, यानी कि वायु है और द्रव है ही, क्रांति कोण कितना दे दिया है, थीटा सी की वैल्यू दे दिया है 45 अंश। तो वही पूछा है कि द्रव का यानी लिक्विड का, तो एन लिक्विड एल कर लेते हैं, इसका अपवर्तनांक बताना। तो आप करो, खुद से सॉल्व करो पहले, चलिए फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे हमने फार्मूला पता है, ठीक है। जब एयर वाला होता है तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n लिक्विड, ठीक है, डेंसर मीडियम। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे तो साइन 40 थीटा सी की वैल्यू कितना है 40, तो 1/nl, तो क्या होगा एन एल बराबर कितना हो जाएगा 1/sin 45 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा? ये हो जाएगा 1/, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 19 की वैल्यू अभी हमने बताया 1, और साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप करेंगे, ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, वो क्वेश्चन में दे दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि दे दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन 43 की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए ना, 45, 30, 60, 90, 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा √2, और 1.414 होता है √2 की वैल्यू, है कि नहीं? तो ये हमारा अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए आपको आइडिया तो लगा कैसे। अब क्या होगा कि यहाँ पे अपवर्तनांक दे देगा तो क्रिटिकल एंगल पूछ लेगा, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दे दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का क्रांति कोण जो दे दिया है वो कितना है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। ये देखो वायु कांच के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका ज्ञात करना है? क्रांति कोण का मान। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो 1.5 है तो बताइए, ठीक है। तो आपको बताना है, तो ये हमारा थीटा सी पूछा है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, थीटा सी पूछा है। अच्छा एन जो दिया है आपका कितना दे दिया है 1.5 ना, 1.5। तो हमें ये फाइंड आउट करना, तो हमें पता है ये तो क्रिटिकल एंगल दे दिया, तो हमको पता है कि साइन थीटा सी की वैल्यू होती है 1/n होती है ना। तो आप रखेंगे साइन थीटा सी इक्वल टू 1/1.5, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, ये तो आप जानते हैं ना। तो 10/15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी 2/3, ठीक है। तो साइन कितने अंश का मान 2/3 आता है? तो आपको बता दूं कि ये जो लिखा है आपका साइन 42, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो लिखा है ये इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.67, देख लीजिए कैलकुलेट करके। अच्छा तो ये कितने अंश का मान है? ये आपका मान है साइन, कितने अंश का मान है? साइन 42 अंश का। तो इधर भी साइन थीटा सी, तो साइन से साइन कटेगा नहीं, हट जाता है कंपेरिजन करा, तो हो जाएगा 42 अंश, यानी कि क्रिटिकल एंगल का मान कितना हो जाएगा 42 अंश, ठीक है। तो देखो अलग अलग माध्यम का वायु के सापेक्ष ना अलग अलग क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंगल मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ, ठीक है। देखिए ये ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखिए इसको हटाता हूँ, देखिए ये देखिए, ठीक है। देखिए कांच के लिए क्रांति कोण का मान जो होता है वो 42 डिग्री है, ठीक है, इसे याद भी रख सकते हैं। पानी के लिए क्रांति कोण का जो मान है, यानी कि देखिए यहाँ पे कांच के लिए का मतलब कि ये हवा रहेगी इधर और इसके इधर कांच रहेगा, ठीक है। ये बात है, कोई दूसरा मीडियम नहीं, ये हवा और कांच की पता है। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एक कांच का क्रिटिकल एंगल बोला है। तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान, ठीक है 42 अंश, ठीक है। पानी के लिए क्रांति कोण का मान जो होता है 49 अंश, और हीरे के लिए क्रांति कोण का मान जो होता है 24.4 अंश होता है, ठीक है। आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है।
ठीक है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसी का हम यूज़ कर करके बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, समझे। हमारा जो हीरा चमकता, अभी मैं इसका एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो हीरा हमारा चमकता है ना, हीरा जो हमारा चमकता है वो क्रिटिकल एंगल हम पता कर लेते हैं और उस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको तराशते हैं। आपने देखा होगा कि हीरे पे अजीब अजीब सी कटिंग रहती है, तो उस क्रिटिकल एंगल को ध्यान में रख के प्रत्येक सरफेस का, कि ताकि आने वाली जो किरण है ना, वहाँ पे जो एंगल हो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हमने बताया था, देखिए कहाँ पे, ये है पीछे, बताता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये अगर और थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल और थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो ये लाइट ऐसे आ जाती, ऐसे इधर है ना तो थोड़ा सा इधर आ जाती। यही चीज़ें अगर बढ़ा देंगे तो यही क्या होता है कि जब हम हीरे में क्या होता है कि इस तरीके से उसे तराशा जाता है ना, कि वो जो क्रिटिकल एंगल से ना जो आने वाले इंसिडेंट रहे ना हमेशा क्या बड़ी हो, ताकि बार बार उसमें रिफ्लेक्शन होता रहे, बार बार क्या होता है लाइट उसमें घूमती रहे, और बार बार जब घूमती रहेगी तो जिस साइड से एकाध साइड ऐसी भी होंगी ना जिससे लाइट पार होगी, और फिर उस साइड से हम देखेंगे ना तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है कि जो वाइट जब लाइट जाएगी तो डिस्पर्जन होता है लाइट कलर्स का ना, अलग अलग 7 कलर में विभक्त हो जाते हैं, तो इस वजह से अलग अलग रंग बिरंगी हमें क्या होता है वो चमकता दिखाई देता है हीरा। उसके एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हीरे वाले को आप जान रहे हैं कि आप हीरे के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो चमकता है, ठीक है, तो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होती है, वो हीरा चमकता है। तो देखिए, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, ठीक है, तब प्रकाश की किरणें पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तब इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, ठीक है, क्लियर है। इधर एक अलग माध्यम होगा और इधर हमारा अलग माध्यम, ठीक है। हम यहाँ पे एक सोर्स लाइट रखते हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रकाश आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है यार। अच्छा बताइए, यहाँ पे ऐसे लाइट जाएंगी, ठीक है, ये आपका कौन सा माध्यम है, डेंसर मीडियम, कैसा है, सघन माध्यम, और ये हमारा विरल माध्यम, ठीक है। चलिए, अच्छा आप ये बताइए कि ये लाइट जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएंगी, तो ये अभिलंब से थोड़ी सी ऐसे चली गई, ठीक है। अच्छा, इधर फिर एक लाइट जाएगी ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये गई। तो बताइए, इधर से थोड़ा सा और झुक गई, ठीक है, इधर गई तो इधर से थोड़ा सा और झुक गई, हमने जानबूझकर हम इसे झुका रहे हैं। ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये है, ठीक है। एक समय ऐसा भी तो आएगा कि लाइट जो है बिल्कुल क्या होगी, ये झुकता लगातार चला जा रहा है, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि लाइट ऐसे रिट्रेस कर जाए, यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है आपका, ये ऐसे रहेगा, नॉर्मल ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है आपका, ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, ये वाला थीटा सी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रेक्टेड रे हैं वो क्या होता है 90 डिग्री का कोण बना रही है नॉर्मल के साथ, ठीक है। लेकिन एक समय और भी तो ऐसा आएगा कि जब इस एंगल को मैं इस वाले थीटा को ये रेज तो नीचे और चौड़ी कर दूँ, माने कि ये थीटा थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा इधर, देखते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है भाई। इसको और बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है, ऐसे
ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, ये अगर ये थीटा सी जो हमने क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, मतलब ये रेज थोड़ी सी और एंगल पे जाएगी, यानी कि ये एंगल जो होगा ये का थीटा सी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो है आई है, तब क्या होगी कि लाइट जब यहाँ पे आएगी तो अब नीचे आ जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। तो ये जो घटना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, TIR। यहाँ पे क्या हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक समय तो आएगा ना कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे किरण जो है झुकती चली आ जा रही है। तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि उसी माध्यम में वापस लौट आए। जैसे कि इसको हमने किया तो थोड़ा सा ऊंचा था, ये थोड़ा सा नीचे हुआ, ये और भी नीचे हुआ, तो ये और नीचे हो गया। तो यही जो होता है कि आने वाली किरण, ठीक है, क्या हमने डिफिनेशन दिया था कि यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तब प्रकाश की किरणें पृष्ठ से टकराने के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तब इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, यही बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये TIR हुआ है और इसका हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। TIR का बहुत इसकी एप्लीकेशन है, मेडिकल फील्ड में भी इसके बहुत ही एप्लीकेशन है। हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है ना, इसी कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। आपने इंडोस्कोपी देखा है, जब अंदर कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी TIR का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशन है, इसके दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। ठीक है, तो कुछ उपयोग को हम यहाँ पर समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हुआ। अच्छा, पूछेगा कि पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या हैं, तो क्या होगा, किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अगर इसका उल्टा बोले कि विरल माध्यम से सघन में जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इधर से लाइट आएगी तो ये हमेशा क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर इधर से लाइट आती है इधर से, तो ये अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि डेंसर मीडियम ना, तो अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो वहाँ पे कैसे TIR होगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। आप खुद से एक बार ट्राई करिए, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, सही बात है। थीटा सी जब देखो, थीटा सी से क्रांति कोण से जब अधिक होगा तभी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना कैसे होगा, कम होगा तो कम होगा। देखो यहाँ पे कम है, ये सब यहाँ पे देखो थीटा सी से जो आई है वो क्या है, कम है, आई की वैल्यू है। यहाँ पे भी देखो ये वाला एंगल, यार बार बार मैं ये कर रहा हूँ, नॉर्मल के साथ वाला एंगल देखा जाता है। देखो यहाँ पे जो आई है, ठीक है, वो क्या थीटा सी से कम है, यहाँ पे भी थीटा सी से कम है, तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा, क्योंकि थीटा से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए, पूर्णांतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, ठीक है, इसे मैं अब अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला, क्योंकि इसके लिए बहुत ही टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें 4-5 है, इसको मैं अच्छे से आपको लिखाऊंगा ताकि आप पेपर में भी अच्छे से कर दें। ठीक है, चलिए, बाय।